अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन इम्तियाज़। तो मैंने वीडियो सीरीज़ एक स्टार्ट की है जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर एसएसटी जनरल एंड बायोकेमिस्ट्री करेंगे। मैथ्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स हैं ना वो हम तकरीबन 1.5 आवर में करेंगे। तो इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस तरह ज़कात, रेशो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक अर्थमेटिक्स जिसमें प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वगैरह आते हैं, बेसिक अलजबरा एंड परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक पेज निकाल लें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो साथ नोट डाउन करें, जो मोस्ट फार्मूलाज है वो नोट डाउन करके फिर मेमोराइज कर ले, और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी है वो भी नोट डाउन कर ले। उसके साथ साथ जो परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस उनके लिए चाहिए होती है। कुछ क्वेश्चन मैं एट द एंड फॉर प्रैक्टिस दे दूंगा वीडियो के एंड में। तो साथ में जो मेमोराइजिंग पॉइंट्स है वो आप याद कर लें, और जो प्रैक्टिस है उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द लेक्चर। यहाँ पे आपको समझना है, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एज वेल। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है फॉर एसएसटी जनरल टेस्ट वो हम ट्राई करेंगे कि वो सारे कर ले। उसके जो बेसिक 5 टॉपिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री जिसमें हम सर्कल, एंगल्स और पॉलीगॉन ये टॉपिक्स करेंगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक्स आता है परसेंटेज, फिर हमारे पास प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन है ज़कात के एंड रेशो एंड प्रोपोर्शन के वो करें। अगर हम बेसिक ऑफ ज्योमेट्री से स्टार्ट करें तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एंगल। हमारे पास एंगल जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं ना। जो एंगल लेस देन 90 होता है उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जो एंगल इक्वल टू 90 होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल। और इस तरह जो एंगल बिटवीन, मतलब ग्रेटर देन 90 हो, 90 डिग्री हो, और लेस देन 180 डिग्री हो, तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें हमें क्वेश्चन भी वो लोग दे सकते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, या डायरेक्टली थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी दे सकते हैं। इसी तरह स्ट्रेट एंगल जो होता है, एंगल विच इज इक्वल टू 180, तो वो स्ट्रेट एंगल होता है। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, तो उसको हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल है। कंप्लीट एंगल, जो हमारे पास एंगल बनता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आ जाता है, तो इस कंप्लीट एंगल को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, ये कंसेप्ट जो है वो सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल है, ये हमें याद करना है। स्पेशली जो ऑब्ट्यूस है, रिफ्लेक्स एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है एंगल बिटवीन 90 एंड 180, और रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360 होता है। इसी तरह इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल, पेयर ऑफ एंगल जहाँ पे 2 एंगल होंगे तो उसका सम जो होता है वो 90 के इक्वल हो, तो वो एंगल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। एग्जांपल हम ले सकते हैं 70-20 डिग्री, इनका सम 90 के बराबर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसके बाद हमारे पास 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री, इस तरह ये भी हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर है, तो इसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। इस तरह जिन एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर हो तो उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन है x + 10 और x + 30 दे आर द 2 सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमने फाइंड करने एंगल, एक्चुअली एंगल जो है वो क्या है। अब हमें पता है कि ये जो 2 एंगल है इनका जो सम होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर हम करें तो हमारे पास 2x + 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। इस तरह हमारे पास 2x यहाँ पे बचेगा, 40 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 140 डिग्री, और x जो होता है वो हमारे पास क्या आता है 70 डिग्री। अब हमें 2 एंगल दिए थे, एक x + 10 था और एक x + 30 था, मतलब x + 10 को अगर हम जमा करें 70 + 10 को तो वो होता है 80 डिग्री, और दूसरा है x + 30 को, x हमारे पास क्या है 70 + 30, तो वो होता है 100। अब अगर हम इन दोनों एंगल को हम ऐड करें तो इनका सम हमारे पास आता है 180 डिग्री। तो मीन ये 2 एंगल है, इनका सम हमारे पास 180 के बराबर है, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ये कंसेप्ट हमें याद करने, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सम ऑफ 2 एंगल्स व्हेन इक्वल टू 180 देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। इस तरह सम ऑफ 2 एंगल व्हेन इक्वल टू 90 देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये हमारे पास हो गया एंगल्स।
एंगल्स के टॉपिक हमने कर लिए हैं। ये सारे एंगल्स के टाइप्स से इनको थ्योरेटिकली हम याद करेंगे। तो अब हम अगर ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल के हमारे पास 3 साइड्स है अकॉर्डिंग टू द एंगल, और 3 टाइप्स है हमारे पास ट्रायंगल के जब हम इनको अकॉर्डिंग टू साइड देखें। जिस तरह हमने कहा कि एक्यूट एंगल, रिमेंबर के सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा हमेशा। जो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स बनेंगे वो उनका सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। अब जिस ट्रायंगल में हमारे पास तीनों एंगल जो है वो 90 के लेस देन हो तो उसको कहते हैं कि ये एक्यूट ट्रायंगल है। जहाँ पे हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 के इक्वल हो तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, और जहाँ पे एक एंगल हमारे पास 90 से ग्रेटर हो तो हम उसको कह सकते हैं कि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ये हमारे पास ट्रायंगल के 3 टाइप्स हो गए, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब जब हम अकॉर्डिंग टू साइड देखें, जब तीनों साइड्स ट्रायंगल के इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब तीनों साइड्स इक्वल ना हो तो उसको हम कह सकते हैं कि ये स्केलेंस ट्रायंगल है। जब दो साइड आपस में इक्वल हो तो उसको हम कहेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। अब हमारे पास इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, अगर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो और हमें 3 साइड्स दी हो तो उसमें हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और जहाँ पे एस होता है यहाँ पे हमें 3 साइड्स की जो लेंथ है यहाँ पे दी होगी, एस इज इक्वल टू तीनों साइड्स की लेंथ हम ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो वहाँ यहाँ से हमारे पास एस निकलेगा। यहाँ पे हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकता है उस कंडीशन में जहाँ पे हमें 3 साइड की लेंथ दी गई हो। तो हमें हमसे पूछा गया हो कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर ले, तो इस फार्मूला से एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट, तो इससे हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एक ट्रायंगल दिया हो और उसका बेस और एल्टीट्यूड दिया हो और क्वेश्चन आ जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड कर ले, तो उस सूरत में ट्रायंगल एरिया फार्मूला क्या है, 1/2 ए इंटू बी। बी जो है यहाँ पे हमारे पास बेस है, ट्रायंगल का ये साइड जो होता है ये हमारे पास क्या है, बेस है। और एल्टीट्यूड जो होता है अगर हम ये ड्रा करें, ये हमारे पास एल्टीट्यूड है। अगर ये एल्टीट्यूड और बेस दिया हो, ट्रायंगल का एरिया मांगा हो तो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जहाँ पे तीनों साइड या तीनों एंगल जो है वो इक्वल हो, और यहाँ पे इन साइड जब इक्वल हो तो हमें एक साइड का जो है लेंथ दिया होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक साइड का लेंथ हमें अगर दिया हो तो उससे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट करनी होगी तो सिंपल वे से इन 3 फार्मूलों से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो प्रीवियसली जो ईटा के टेस्ट में जो है बार बार रिपीट हुआ था कि हमें 3 पॉइंट्स दे देते हैं और फिर फाइंड करते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे जो है स्क्वायर है दोनों साइड पे। अगर हमें पॉइंट्स दिए हो, ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, एग्जांपल हमें पॉइंट्स दिए हो, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हो 3 2, एग्जांपल हम ले रहे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हो 6 5, सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हो 1 2। यहाँ पे फाइंड करेंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल जो है ये पॉइंट्स बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे, फिर बी सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे, फिर सी ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। कौन से फार्मूले से, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला जो कि है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। डिस्टेंस जो है दो। अब हमें ए बी के फाइंड करना हो तो ये हमारे पास आ गया x1 और ये आ गया y1, ये हमारे पास x2, ये आ गया y2। इससे फाइंड करें 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इससे एक वैल्यू आएगी जो हम फाइंड करेंगे। फिर बी से में अगर हम ये पॉइंट्स लेंगे 6 for 1 मतलब 1 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 अंडर रूट। यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आएगी। और इस तरह सी ए से हमारे पास सी ए मतलब 3 माइनस 1 होल स्क्वायर
प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर। ये हम फाइंड कर लेंगे, तीनों से एक वैल्यू आएगी। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में तीनों इक्वल हो तो वो हमने पढ़ा है प्रीवियसली कि तीनों साइड जब इक्वल हो तो वो ट्रायंगल का कौन सा टाइप होता है, वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह अगर हमारे पास दो साइड यहाँ पे इक्वल आ जाए, दो की लेंथ सेम आ जाए, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो होगा हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरह हमारे पास अगर तीनों यहाँ पे जो तीनों वैल्यू जो आ जाए वो डिफरेंट आ जाए तो मतलब हमारे पास क्या बनेगा, स्केलेंस ट्रायंगल। ये जो हमने पढ़ा है ना इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलेंस, ये हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला जो कि है x2 - x1 + y2 - 1y1 अंडर रूट। इससे हम 3 पॉइंट्स के, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास जो हमें 2 पॉइंट दिए हो और हमें क्वेश्चन आ जाए कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। दोनों के कोऑर्डिनेट्स इस फार्मूला के थ्रू हम पुट करेंगे तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमारे पास डिस्टेंस आ सकता है। अब ये बेसिक ज्योमेट्री में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है वो है पॉलीगॉन। पॉली मीन मैनी, गॉन मीन साइड्स। ये वो फिगर होता है जिसके डिफरेंट साइड्स होते हैं, जिनको स्ट्रेट लाइन जो होती है वो आपस में ज्वाइन करके वो क्लोज फिगर बनता है। जिस तरह ट्रायंगल हमारे पास किस तरह बनता है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये तीनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक क्लोज फिगर बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक पॉलीगॉन है। इस तरह पेंटागन के एक फिगर जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलके आपस में एक क्लोज फिगर बनाए, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पॉलीगॉन। यहाँ पे ये एक स्क्वायर है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन से मिलके बने क्लोज फिगर है, मिनी साइड्स है, और इसका बना जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है आपस में मिला ले, वो क्लोज फिगर बना ले, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के डिफरेंट टाइप से ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, पॉलीगॉन है। ट्रायंगल जिसके साइड्स 3 हो, पेंटागन जिसके 5 साइड्स हो, हेक्सागन, ऑक्टागन जिसके 8 नंबर ऑफ साइड्स क्या हो, 8 हो। अब पॉलीगॉन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है और एक जो होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अगर हमारे पास जो सारे साइड्स हैं और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होता है तो वो हमारे पास बनता है रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब कि हमारे पास जो साइड्स हैं, साइड्स के करस्पॉन्डिंग एंगल भी फिर इक्वल होंगे, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कह सकते हैं जहाँ पे ये साइड जो वो इक्वल हो, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन की एग्जांपल है। इर्रेगुलर पॉलीगॉन जहाँ पे हमारे पास साइड जो हो वो आपस में क्या हो, इक्वल ना हो, और 4 साइड्स आर नॉट इक्वल, तो वो हमारे पास इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इस तरह हमारे पास अकॉर्डिंग टू शेप अगर हम देखें तो पॉलीगॉन के 2 टाइप्स से, कन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कनकेव पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन जहाँ पे हमारे पास इंटीरियर एंगल जो हो, सारे इंटीरियर एंगल वो हमारे पास लेस देन 180 हो, होता है कन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर हमारे पास एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल जो हो वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो तो वो हमारे पास बनता है कनकेव पॉलीगॉन। अब किसी भी पॉलीगॉन का अगर हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करें तो उसके लिए फार्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। एग्जाम्पल हमारे पास ट्रायंगल और ट्रायंगल के n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं तो ट्रायंगल को हम n की जगह 3 - 2 × 180, तो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक ट्रायंगल के अंदर हमें पता है ऑलरेडी कि 180 डिग्री होते हैं, सम ऑफ एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री होती है। इस तरह हमें क्वाड्रिलेटर दिया हो, क्वाड्रिलेटर मीनिंग फिगर विच है 4 साइड्स, तो हम n-2 इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसकी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ये तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन था। अगर हम फाइंड करें ईच एंगल या 1 एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन, हमने पहले पढ़ा है कि रेगुलर पॉलीगॉन वो होते हैं जिसके जो होते हैं सारे साइड जो वो इक्वल हो। एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो फिगर जिसके सारे साइड इक्वल हो और वो क्लोज हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन। इसकी एग्जांपल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्क्वायर जहाँ पे 4 साइड इक्वल हो। अब स्क्वायर में हमारे पास 4 साइड आते हैं तो यहाँ पे हम n की जगह 4 फाइंड कर ले पुट कर लेंगे, तो हमारे पास ईच या सिंगल इंटीरियर एंगल ऑफ जो गिवन पॉलीगॉन है वो हमारे पास फाइंड हो जाएगा। इसी तरह एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो एंगल जो क्लोज फिगर से आउटसाइड हो, मतलब जो फिगर से आउटसाइड हो। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, अब यहाँ पे हमने ये एंगल फाइंड करें, ये जो एंगल है ये इस फिगर का क्या एक्सटीरियर एंगल है, मतलब इसके बाहर है।
अब हमेशा ये पॉइंट याद करो कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन वो हमेशा क्या होगा 360 के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी फिगर के बाहर जो स्पेस होती है वो हमारे पास एंगल जो बनाती है वो 360 होती है। जो तमाम एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास 360 होगा। अब हमें पॉलीगॉन दिया हो उसका एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो 360/n। एग्जांपल हमारे पास ट्राइंगल है, वहाँ पे n = 3 है, तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का क्या हो जाएगा 3 है, तो हमारे पास 120 डिग्री ये सिंगल एक्सटीरियर एंगल। या इससे पहले टेस्ट में क्वेश्चन आए हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल = 180। इस तरह रेक्टेंगल पेंटागन हम देखते हैं, पेंटागन में एन जो होता है 5 साइड का होता है, तो यहाँ पे हम 360 डिग्री बाई 5 कर लें, तो इससे जो आंसर आता है वो क्या होता है, वो पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल होगा n डिग्री। इसके बाद बेसिक एसएसटी जनरल या एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के मैथ पोर्शन में भी हमसे जो बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। हमसे सर्कल के बारे में पूछ सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फार्मूला क्या है, c = 2πr। ये फार्मूला हमने याद करना है, c = 2πr। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। हमें r दिया होगा, हमसे पूछा होगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड कर ले, तो उसके लिए जो बेसिक फार्मूला है ये c = 2πr। इस तरह एरिया ऑफ ए सर्कल हमें r दिया होगा, रेडियस कि कोई भी सर्कल का रेडियस हमें दिया होगा, हमें हमसे पूछा होगा कि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर ले, तो उसका एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है πr²। पाई की वैल्यू हम 3.14 भी पुट कर सकते हैं या 22/7 भी पुट कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इन दो फार्मूलों को भी याद कर लें। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एसएसटी जनरल जो होता है उसमें हाई लेवल मैथ आई थिंक सो के नहीं आएगा। अगर हम इसके लिए रेक्टेंगल और स्क्वायर भी कर लें तो मोर देन एनफ है। अब रेक्टेंगल जो जिनके अपोजिट दो साइड जो हो वो इक्वल हो और पैरेलल हो, स्क्वायर के ऑल साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरामीटर का मतलब है सम ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ सम ऑफ साइड अगर हम फाइंड कर ले, लेंथ ऑफ सम ऑफ या सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ साइड्स, जो मतलब ये एक रेक्टेंगल है, इसके 4 साइड्स हैं। अगर हम ए बी सी डी फाइंड कर ले इसकी लेंथ कितनी है, तो हमारे पास पैरामीटर जो होता है a + b + c + d, इन तमाम साइड्स का जो सम कर ले इनकी लेंथ का, तो वो हमारे पास पैरामीटर उसके बराबर होता है। अब यहाँ पे हम पता है कि लेंथ आपस में इक्वल होते हैं, विड्थ आपस में इक्वल है, तो पैरामीटर का फार्मूला जो है आप रेक्टेंगल वो है p = 2 लेंथ प्लस विड्थ। इसी तरह हमारे पास स्क्वायर में सारी साइड इक्वल हो तो 4 साइड होते हैं 4 × 8। इसी तरह हमारे पास दूसरा फार्मूला जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ × विड्थ, एरिया = लेंथ × विड्थ। स्क्वायर में तो हमारे पास लेंथ विड्थ दोनों इक्वल होते हैं, तो हमारे पास स्क्वायर का जो एरिया का फार्मूला है a = x², और रेक्टेंगल के फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल = लेंथ / विड्थ। तो ये दो थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ अभी तक जो हमने ज्योमेट्री के मोस्टली कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो हमने थ्योरेटिकल पढ़े हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, रेक्टेंगल गार्डन है जिसकी लेंथ जो है 10 मीटर है और जो हमारे पास 5 मीटर जो है उसकी विड्थ है, तो हम क्या करें, पैरामीटर फाइंड कर ले। अब रेक्टेंगल हमारे पास किस टाइप का होता है, जिसके अपोजिट दो साइड क्या होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है कि लेंथ जो है वो कितना है 10 मीटर, विड्थ जो है वो कितना है 5 मीटर। पैरामीटर हमने अभी पढ़ा है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमने पढ़ा है 2n2 लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ प्लस विड्थ की वैल्यू फाइंड कर ले, 10 + 5 ये आता है हमारे पास 15, ये हमारे पास आता है 30 मीटर। पैरामीटर हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स का। इस तरह एरिया का हमने पढ़ा है लेंथ × विड्थ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, लेंथ हमारे पास क्या है 10
मीटर मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू का भी ध्यान है कि पैरामीटर की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास मीटर या सिंगल उसमें आती है, सेंटीमीटर या मीटर, जो भी हमें गिवन पैरामीटर दी हो, मतलब यूनिट दी हो। तो इसका एरिया का हमारे पास आएगा मीटर स्क्वायर में 3 × 5 50 मीटर स्क्वायर। ये हमने एक रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ और वेट दी थी, हमने पैरामीटर और उसका जो एरिया है वो फाइंड कर लिया। अच्छा, ये सिमेट्री के मुतालिक ये थ्योरेटिकल टाइप है, लेकिन हो सकता है यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाए। सिमेट्री वो होती है अगर हम उस फिगर को कितनी लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम उसको डिवाइड कर लें, मतलब ये हमारे पास फिगर है, अगर हम इसको 2 में डिवाइड कर लें तो ये दोनों जो पार्ट्स है वो एक जैसे हैं, तो यहाँ पे आएगी। तो ये जो फिगर है ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस तरह स्क्वायर जो है ये डिफरेंट टाइप्स के फिगर है, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये हमारे पास है। स्क्वायर के जो है 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है, रेक्टेंगल की 2 है, पैराग्राम में 9 लाइन ऑफ सिमेट्री है, रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, काइट में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, अगर कोई याद करना चाहता है तो याद कर सकता है। इसी तरह हमारे पास पिथागोरस थ्योरम हमारे पास कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब वो ट्रायंगल जहाँ पे हमारे पास एक एंगल 90 के बराबर हो, तो उसके जो साइड्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिथागोरस थ्योरम। ये जो है वो इक्वल है हमारे पास, ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। ये साइड बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होती है। ये हमारे पास होती है परपेंडिकुलर साइड, ये हमारे पास बेस। तो हमेशा यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम का फार्मूला है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे हो सकता है कि हमें दिया हो कोई क्वेश्चन कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें 2 साइड दी हो, तो तीसरा साइड फाइंड कर ले, तो वो विद द हेल्प ऑफ हम इस फार्मूले के फाइंड कर सकते हैं। या यहाँ पे अगर हम सी फाइंड कर लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो सी साइड जो है हमारे पास फाइंड हो सकता है। तो ये थ्योरम का फार्मूला जो है पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 90 डिग्री के पैरेलल साइड जो है, अपोजिट साइड जो होती है, अपोजिट साइड वो क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस। इसके एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर। तो इस फार्मूले की मदद से हम किसी लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी साइड दिया हो तो उसकी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं बाई द हेल्प ऑफ पिथागोरस थ्योरम। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100%। पर मीन होता है हिस्सा, सेंट मीन होता है 100। तो परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा काइंड ऑफ ट्रिकी होते हैं, स्पेशली जो बायोकेमिस्ट्री या लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसका जो बेसिक ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लें और ये सारे क्वेश्चन जो है फिर आसान हो जाएंगे। परसेंटेज में जब हमें एक प्रॉब्लम दी हुई हो या स्टेटमेंट दी हुई हो तो उसको हम किस तरह रीड आउट कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम में इज, एम, वाज, वर हो परसेंटेज के स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब है इसको हम इज, एम, वाज को हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे और ऑफ को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। परसेंट मीन 1/100, परसेंट मीन 1/100, और वर्ड को या किसी नंबर को अगर हमें स्टेटमेंट में नंबर हो या वर्ड हो तो उसका मतलब होता है कि एक्स, तो उसका मतलब है एक्स। या स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें बहुत काम आएंगे। इसको हम इस यहाँ पे लिखा हो उसका मतलब इक्वल, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब 1/100, वर्ड और नंबर का मतलब एक्स। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है व्हाट इज़ 50% ऑफ 20% ऑफ 50। अब वर्ड का मतलब है, वर्ड का मतलब हमने क्या पढ़ा है कि वर्ड का मतलब होता है एक्स, इसका मतलब क्या है, इक्वल। अब यहाँ पे वर्ड की जगह हम लिखेंगे व्हाट इज़ 50, हम अपना लिख लेंगे। परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने पढ़ा है 1/100,
तो परसेंट की जगह हम 1/100 करेंगे। ऑफ का मतलब हमारे पास था मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब हमारे पास क्या था? मल्टीप्लाई। तो ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 20 आता है। परसेंट मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50। तो ये स्टेटमेंट हमने बना ली। अब इसको फाइंड कर लें। x इज इक्वल टू, ये डॉट का मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो तो हम वहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। डॉट का मतलब b मल्टीप्लाई होता है। 50/100 ये मल्टीप्लाई में है तो ये हम आपस में कट कर सकते हैं 1/2। ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये हम कट कर सकते हैं 1/2। 20 अपनी और ये 1/2 अपना। तो x यहाँ पे हमारे पास आता है ये 2 और ये 10, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें 10/2। x हमारे पास आता है 5। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो गया? 5। इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे पास पेपर में आ सकता है। सिंपल, बहुत सिंपल है। सिर्फ ये स्टेटमेंट को होता है उसको हमने कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, फिर सॉल्व करना। x इज इक्वल टू, ये डॉट का मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो तो हम वहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। डॉट का मतलब b मल्टीप्लाई होता है। 50/100 ये मल्टीप्लाई में है तो ये हम आपस में कट कर सकते हैं 1/2। ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये हम कट कर सकते हैं 1/2। 20 अपनी और ये 1/2 अपना। तो x यहाँ पे हमारे पास आता है ये 2 और ये 10, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें 10/2। x हमारे पास आता है 5। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो गया? 5। इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमारे पास पेपर में आ सकता है। सिंपल, बहुत सिंपल है। सिर्फ ये स्टेटमेंट को होता है उसको हमने कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, फिर सॉल्व करना। एक दूसरा, इसी एग्जांपल पे एक दूसरा क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट है, इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 8 मोर देन 40% ऑफ 100, फाइंड नंबर। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। 30% ऑफ ए नंबर की जगह हम क्या पुट करेंगे? x। 30% की जगह हम 1/100 ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर x इज इक्वल टू 8 मोर। 8 मोर मतलब यहाँ पे हमने 8 जो है वो क्या करना है? अगर 8 लेस दिया होता तो हमारे पास क्या होता? 8 को हम प्लस करते। अगर 8 मोर है तो 8 को हम प्लस करेंगे। अगर 8 लेस दिया होगा तो 8 को हम माइनस करते या -8 लिखते। अब मोर देन इसी नंबर के 40% की जगह 1/100 ऑफ 100 ऑफ, ये हमने इक्वेशन बना दी। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पास हमारे पास 100 कट जाएंगे। ये हमारे पास आएगा 48। ये हमारे पास आएगा 3/10। x इज इक्वल टू 10/3। एक जो हमारे पास आता है ये हमारे पास आ जाएगा 16 × 10 160। ये हमारे पास आ गया। ये कैसा प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसको हम थोड़ा प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये परसेंटेज के बेसिक हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन, कन्वर्ट 4% इनटू फ्रैक्शन। 4% को हम फ्रैक्शन में किस तरह, हमने पढ़ा है कि परसेंट की जगह हम 1/100 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 4/100। ये अगर हम डिवाइड कर ले तो 25 आता है, तो 1/25। ये हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया, परसेंटेज को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। अब इस तरह हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, ये फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें 2/5। इसके साथ हम 100 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 100 डिवाइड भी कर लेंगे। 100 और 100 यहाँ से एक 1 ही आता है। 1 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। तो हमारे पास 2/5 × 100 ये हो गया और इस 100 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। 20 × 2 40 और 1/100 का मतलब क्या होता है? परसेंट। 1/100 का मतलब होता है परसेंट, तो इसको हम परसेंट की फॉर्म में लिख लेंगे 40%। ये हमारे पास आंसर आ गया। रिमेंबर, परसेंट इज इक्वल टू, परसेंट की जगह हम 1/100 लिख सकते हैं या 1/100 की जगह हम परसेंट लिख सकते हैं। परसेंट या परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। हमारे पास परसेंटेज से मुतालिक ऐसे क्वेश्चन ये 7th और 8th की क्लास में हैं, ये आ सकते हैं। एक क्लास है उसमें 65 स्टूडेंट्स है, 20% फेल है इन इंग्लिश में। पास स्टूडेंट्स कितने होंगे? 80%। अगर 100 में से
20% फेल हैं तो 80% पास होंगे। क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 65 स्टूडेंट। तो इसको हम कर सकते हैं, 5 स्टूडेंट को हम लिख सकते हैं 20 तो फेल है, 80% ऑफ 65। 80% की जगह हम 1/100 ऑफ 65। तो इसको हम डिवाइड कर लें। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर 5 को डिवाइड कर लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। 13 इंटू 4 कर ले, हमारे पास क्या आएगा 52। तो हमारे पास जो पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या है 52 है नंबर। यहाँ पे अगर हम 20% फेल है 65 में, पास कितने होंगे, बाकी कितने रहते हैं 80%। तो 80% ऑफ 65, टोटल स्टूडेंट जो है वो क्लास में कितने हैं 65। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है 60 इंक्रीज बाई 20%। अब 600 जो है वो इंक्रीज है 20%, मतलब जो है 600 इंक्रीज हुआ है कितना 20%। अब हम फाइंड करेंगे 20% ऑफ 600। परसेंट की जगह हम लिखेंगे 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 600। यहाँ पे ये कट हो जाएंगे, यहाँ पर 6 आएगा, 2 इंटू 6 20 इंटू 6 120। तो 600 में इंक्रीज कितना हुआ है 20%। 600 पहले था, 20% और इंक्रीज हुआ, 20% कितना है 120। तो टोटल आंसर हमारे पास आता है 720। आपको पेपर में ये एक ऑप्शन भी दिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं रहने देना, ये वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि 600 ऑलरेडी हमारे पास है, उसमें 20% और इंक्रीज हुआ। जो ओवरऑल नंबर हमारे पास आता है वो कितना आता है 600 प्लस 20% ऑफ 600 इज इक्वल टू 720। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है 625 डिक्रीज बाई 12%। यहाँ पे वहाँ पे इंक्रीज था, तो हमने क्या किया, वो नंबर जो था लास्ट में जो नंबर था ये क्या किया 8 किया, ये यहाँ पे 8 किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है डिक्रीज है 12% ऑफ, तो हम 12% ऑफ 625 फाइंड कर लें। 12% की जगह हम क्या फाइंड करें 1/100 ऑफ मल्टीप्लाई 625। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको 625 में उस वैल्यू को माइनस करेंगे, जो हमारे पास रिमेनिंग आएगा वो हमारे पास क्या होगा आंसर आएगा। आई होप कि आपने परसेंटेज के क्वेश्चन को समझ लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फाइनेंशियल ऑटोमेटिक मीन प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दियो। तो यहाँ पे हमने सैम्पल जो ये 4 to 6 फार्मूलेज है ये हमने रटने हैं। प्रॉफिट जो होता है वो हमारे पास सेल प्राइस, जिस प्राइस पे हम फ़रोख्त करते हैं उससे माइनस कॉस्ट प्राइस जो हमने चीज़ परचेज़ की हो ख़ुद दुकानदार ने। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इससे क्या आता है प्रॉफिट। इसी तरह लॉस का जो फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। फिर हमने प्रॉफिट परसेंटेज जब फाइंड करना हो तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू परसेंटेज, इससे हमारे पास बनता है प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट हमारे पास इक्वल है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपनी जगह डिनोमिनेटर में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। ये फार्मूले जो है ये हमने थ्रूली जो है वो रटने याद करने हैं। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ पे हमारे पास लॉस होगा। लॉस किसकी इक्वल है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। इसके बाद हमारे पास डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट किसी चीज़ पे हम डिस्काउंट, आजकल डिस्काउंट जब लगता है तो हर कोई बहुत खुश होता है। डिस्काउंट प्राइस ये होता है कि किसी भी चीज़ का जो मार्क प्राइस होता है, जो उस पर कीमत लिखी हो मतलब 500 रुपये और वो हमें दे 400 रुपये का, सेल प्राइस वो हमें सेल करे 400 पे, तो 500
ये एक सूट है, एग्जांपल ये एक सूट है, इस पे RH 500 लिखा है और ये हमें मिले 400 में, तो हमारा डिस्काउंट कितना हुआ? मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। हमें डिस्काउंट मिला 100 रुपये का डिस्काउंट, तो यहाँ से हम मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है। इसी तरह डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 into %, ये जो होता है वो डिस्काउंट का फॉर्मूला है। क्वेश्चन है, a watch is bought for 250 and sold for 300। ये क्या है? एक दुकानदार ने वॉच ली है और फिर उसे सोल्ड आउट किया ना, तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 250 रुपीज़। सोल्ड प्राइस, सेल प्राइस जो है हमारे पास वो कितना है? वो है 300। हमसे पूछा है कि हम प्रॉफिट फाइंड कर लें, प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट हमारे पास इक्वल है, प्रॉफिट हमारे पास इक्वल था सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे आता है हमारे पास 300 माइनस 250 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 50 रुपीज़ प्रॉफिट किया। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या था? अगर वो फार्मूला में याद हो तो मैं आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज था हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू परसेंटेज। प्रॉफिट बराबर है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि टोटल हमारे पास आता है 50, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? 250। इसको हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 50 पे डिवाइड कर ले तो ये 2 है और ये 5 है। इसी तरह 5 को 50 पे डिवाइड करें, 10 इंटू 2 20, हमारे पास 20% हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। इसी तरह हम प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर सकते हैं सिंपली विद द हेल्प ऑफ अ फार्मूला। इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, कोई भी चीज़ है, कोई भी यहाँ पे हमारे पास चेयर है जिसकी मार्क प्राइस, जिस पे जो मार्क प्राइस जो कीमत लिखी है वो कितनी? 800। इट इज़ सोल्ड फॉर RH 600। ये जो है 600 पे सोल्ड हुई है, मतलब बेची गई है, तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो क्या कर ले? आप फाइंड कर ले, डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास फाइंड कर ले। अब डिस्काउंट परसेंटेज का हमने पढ़ा है कि डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो इक्वल है डिस्काउंट के मल्टीप्लाई बाई मार्क प्राइस के मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू परसेंटेज। अब डिस्काउंट जो होता है वो हमें पता है डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। यहाँ पे मार्क प्राइस क्या है? 800 है, सेल प्राइस 600 है, हमारे पास डिस्काउंट कितना है? 200। अब डिस्काउंट परसेंटेज में अगर हम ये पुट कर लें, डिस्काउंट परसेंटेज में अगर ये हम पुट कर लें, डिस्काउंट हमारे पास कितना आता है? 200। मार्क प्राइस हमारे पास क्या है? 800 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू परसेंटेज। यहाँ पे हमारे पास दो कट गए, ये हमारे पास आता है 1/4 इंटू 100, ये हमारे पास आता है 25। तो हमारे पास जो होगा, हमारे पास डिस्काउंट की परसेंटेज जो है वो कितनी है? 25%। सिंपली द नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ज़कात। ज़कात जो है इट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। ज़कात को जो मुस्लिम पे करते हैं, ज़कात वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर पे करते हैं। हम किसी भी चीज़ का अगर जब ज़कात देते हैं, जो उस पर अगर हमारे पास वो चीज़ हो, एक साल गुजर जाए, एट द एंड ऑफ ईच ईयर हम वो ज़कात पे करते हैं। इस अकॉर्डिंग टू इस्लाम ज़कात का जो रेट है वो क्या है? 2.5%। अभी हमने परसेंटेज का टॉपिक प्रीवियसली पढ़ा है। 2.5% जो है वो ज़कात का रेट है। अब हमारे पास यहाँ पे MCQs दिए होंगे, MCQs में एक अमाउंट दी होगी कि 1000 रुपये है और इस पे हमारा ज़कात जो है वो कितना बनता है। उसी अमाउंट को अगर हम 40 पे डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास कितना आएगा? ज़कात यहाँ आ गए। अगर हमारे पास अमाउंट दिया हो, हमने ज़कात फाइंड करना हो, तो अमाउंट को 40 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास क्या आएगा? ज़कात आएगा। ये सिंपल ट्रिक है, इसको याद कर लें। 40 पे डिवाइड कर लीजिए, जो 40 की वैल्यू है ये 2.5% की इक्वल है। यहाँ से हमारे पास 2.5% आता है। कोई भी अमाउंट दी हो उसको 40 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास ज़कात की वैल्यू आ जाएगी, ज़कात का अमाउंट आ जाएगा। अब जहाँ पे हमें ज़कात का अमाउंट दिया हो और हम ज़कात दी हो कितने पेमेंट जो है 500 रुपये इस बंदे ने ज़कात पे की है, तो इसके पास टोटल अमाउंट कितना होगा? तो उसी ज़कात की वैल्यू को हम 40 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास उस बंदे के पास टोटल अमाउंट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा। सिंपल ट्रिक है। ज़कात जो आता है हमारे पास वो 2.5 है, मतलब वो एक अमाउंट का छोटा सा हिस्सा है। जब हम 40 पे किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो छोटी आएगी ना, ये ट्रिक है। अगर हम 40 पे डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू छोटी आएगी, मतलब 100 में से 2.5%, तो वो हमारे पास क्या आएगा? ज़कात आएगा। अगर किसी
ज़कात को हम 40 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल अमाउंट होगा। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन करते हैं, होपफुली आप इससे जो है समझ आ जाए। अब क्वेश्चन क्या है, आसमा सेविंग्स आर 40,000 फॉर अ ईयर, हाउ मच ज़कात विल शी पे। अब यहाँ पे इसकी सेविंग इतनी है आसमा की और हमने ज़कात फाइंड करना है। जो अमाउंट दिया हो 40,000 उसको हम क्या करेंगे, 40 पे डिवाइड कर लेंगे। 40 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आसमा का जो ज़कात आएगा वो क्या आएगा, 1000 रुपये। सिंपल ट्रिक हमने यूज़ किया है। इसी तरह हमारे पास अकरम है, वो इतने पैसे जो है ज़कात में दे रहा है, तो उसके पास टोटल जो है सेविंग कितनी होगी। यहाँ पे हमारे पास ज़कात दी है, सेविंग हमने फाइंड करनी है, तो हमने सिंपली इस वैल्यू को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसका टोटल सेविंग आएगा। अशर है, अशर मतलब होता है ये जो मुस्लिम फार्मर पे करते हैं, ये उसको अशर कहते हैं। ये MCQ ला सकते हैं। 10% इसका रेट है। अगर वो कोई ज़मीन जो है रेनफॉल या नेचुरल तरीके से वो सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर करें, नेचुरल तरीके से उस पर ज़कात होगा 10%। अगर वो आर्टिफिशियल मतलब ट्यूबवेल कैनाल वगैरह से करें तो उस पर ज़कात है 5%। अब जो लास्ट में टॉपिक बचता है वो है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन इम्पोर्टेड, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेड। रेशो क्या है, रेशो सिंपल दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन है। दो वैल्यूज़ के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं और उसकी कंडीशन ये है जब उन दो वैल्यूज़ की यूनिट जो हो वो सेम हो। मतलब अगर हम दो बंदे हैं, एक बंदे का 10 kg वज़न है, दूसरे बंदे का 5 kg वज़न है, तो इसको हम आपस में कंपेयर करें तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशो। ये नहीं हम कह सकते कि एक बंदे का 5 kg 10 kg वज़न है, वेट है, और दूसरे बंदे का 5 फीट हाइट है, तो हाइट को हम वेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो जहाँ पे रेशो में क्या है, कंपैरिजन है, लेकिन दोनों वैल्यूज़ की जो यूनिट है दोनों वैल्यूज़ की वो क्या होगी, सेम होगी, तो इसको हम रेशो कहते हैं। रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन भी है। A/B को हम A/B भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन है हमारे पास जब दो रेशो आपस में इक्वल हो, इक्वलिटी ऑफ टू रेशो। जब दो वैल्यू हमारे पास आपस में इक्वल हो तो उसको हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। इसको A/B इज इक्वल टू C/D भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। ये मोस्ट बेसिक इम्पोर्टेंट फॉर्म है, A/B इज इक्वल टू C/D। अच्छा, अब अगर हमारे पास दो रेशो है, मतलब 4 वैल्यूज़ है हमारे पास, उसका जो फार्मूला है, ये जो एंड पे जो वैल्यूज़ है ना A एंड D, ये कहलाते हैं एक्सट्रीम्स, और ये जो बीच में जो वैल्यूज़ है ये कहलाते हैं मीन्स। तो यहाँ पे हमारे पास जब प्रोपोर्शन होगी तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होगा। इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मतलब हमारे पास है 2/5 प्रोपोर्शन 5/x, इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है 2 × x इज इक्वल टू 5 × 5 तो 2x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है कि प्रोपोर्शन के दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हमें पता है कि प्रोपोर्शन में हमेशा जो होते हैं वो दो रेशो जो वो आपस में इक्वल होते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होते हैं अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, या एक वैल्यू कम होती है तो उसके साथ रिलेटेड दूसरी वैल्यू भी कम होती है, तो उसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर हो, कुछ हमें वैल्यू दिए हो, हम फाइंड कर ले, मतलब ड्रेसेस है, 5 मजदूर जो है या कोई टेलर जो है 5 ड्रेसेस सीता है 3 घंटे में ना, 3 आवर में। अब अगर हम उसको 12 आवर टाइम दे दे
तो वो ड्रेसेस जो कितने सीएगा, ज़्यादा टाइम में वो ज़्यादा ड्रेसेस सीएगा, मतलब ये वैल्यू बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है। तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब जहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो उसको हमारे पास ट्रिक ये है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यूज़ को और हमारे पास जो अननोन वैल्यू है वो आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले वैल्यूज़ को, 3 इंटू एक्स 5 इंटू 12, हमारे पास अननोन जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इसी तरह अगर हम किसी तरीके से फाइंड कर ले इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब 5 वर्कर्स है, वो 6 घंटे में एक काम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर वर्कर कम हो गए हैं तो उनको टाइम जो है वो वही सेम काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। मतलब वर्कर अगर कम हो रहा है तो टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन को हमने कैसे फाइंड करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले। 5 ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में। 3 इंटू एक्स 5 इंटू 6 30। तो इस तरह इसके दो ट्रैक्स जो है, डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है 20 स्टूडेंट्स complete a science project in 8 hours, how many students will complete the same project in 5 hours? अब हमारे पास यहाँ पे एक तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और दूसरे हमारे पास टाइम इन आवर्स गिवा है। पहले हमारे पास है 20 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 20, और वो 8 आवर में एक साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अब सेम प्रोजेक्ट को 5 घंटे में कितने स्टूडेंट्स चाहिए होंगे। अब हमने टाइम जो है वो क्या किया है, टाइम जो है यहाँ पे हमारे पास कम हुआ है, तो कम टाइम में सेम प्रोजेक्ट को स्टूडेंट्स जो होंगे वो हमारे पास अननोन है, कितने स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब अगर कोई भी प्रोजेक्ट था उसको 20 स्टूडेंट्स 8 आवर में कंप्लीट कर रहे थे, तो सेम प्रोजेक्ट को 5 आवर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कितने चाहिए होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक वैल्यू कम हो रही है और दूसरी वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। मतलब ये क्या हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। इन्वर्स प्रोपोर्शन का हमने पढ़ा था कि इन्वर्स प्रोपोर्शन जो होता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू एक्स, ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये आपस में प्रोपोर्शन में इक्वलिटी साइन लगा लेंगे, 20 इंटू 8। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 20 इंटू 8, 16 क्या है, एक्स जो होता है वो 32। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमें चाहिए होंगे वो 32 होंगे। सिंपली वो ट्रिक हमने यूज़ किया जो मैंने पहले आपको बताया था। यहाँ पे हमने सिर्फ इतना टाइम देना है क्वेश्चन को कि हम ये समझ लें कि आया ये जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन है, हमें 4 प्रोपोर्शनल जो है यहाँ पे हमसे मांगा हो, मतलब ये 4 क्वांटिटी 3 ये है, चौथा हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और ये क्या है, प्रोपोर्शनल में है। मतलब ये 3.9 प्रोपोर्शनल 7:x, इसको हम लिख सकते हैं। सही हो गया। अब हमने प्रोपोर्शन में पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 9। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 63, तो एक्स हमारे पास आ गया 21। सिंपल जो हमने ट्रिक्स फाइंड किया पहले, जो हमने पढ़ा है ट्रिक्स, और यहाँ जो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट, उसी पे हमने अभी क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास रेशो प्रोपोर्शन के मुतालिक कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी टेस्ट में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है A/B इज 3/4, B/C इज इक्वल टू 8/11, फाइंड A/C। हमें दिया है कि A/B जो है वो बराबर है 3/4 पे, और B/C जो है वो बराबर है 8/11 पे, ये हमें दिया है ना। अब A/C फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन या ये 2 रेशो में दिए हैं। तो अब यहाँ पे हमको इसको लिख सकते हैं, हमने जिस तरह पढ़ा था A/B इज इक्वल टू, रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं B/C इज इक्वल टू 8/11। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। इन इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में मल्टीप्लाई करें, राइट हैंड साइड जो है आपस में मल्टीप्लाई करें। A/B के साथ हम मल्टीप्लाई करें B/C, और 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करें 8/11। अब यहाँ पे हमारे पास B भी कट जाएंगे, A/C आ जाएगा। A/C यहाँ पे 4 2 3 2 6 6/11। अब A/C को हम लिख सकते हैं A/C इज इक्वल टू 6/11। ये हमारे पास क्या आ गया,
आंसर आ गया। सेम यहाँ पे इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी। तो अगर हम यहाँ पे इसको कर लें, ये आ गया हमारे पास 1/6, बी बाई सी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8, सी रेशो डी को हम लिख सकते हैं C/D इंटू 7/7/3। सेम लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई कर ले, राइट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई कर ले, A मल्टीप्लाई बाई बी, बी मल्टीप्लाई बाई सी, सी मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाई 18/11 मल्टीप्लाई बाई 7/3। यहाँ पे हमारे पास बी भी आपस में कर देंगे, सी आपस में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में A इंटू डी। यहाँ पे हमारे पास 6 इंटू 3 आपस में कर जाएंगे, हमारे पास आता है 7/11। ए रेशो डी हमारे पास 7/11 है। इस टाइप के क्वेश्चन बी पेपर में आ सकते हैं, ट्राई टू प्रैक्टिस देम। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ए रेशो बी इज इक्वल टू 6/7 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 8/9, देन ए रेशो बी रेशो सी फाइंड कर लें। अब हमारे पास 3 रेशो दिए हैं, ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी हमें क्या दिया है 6/7, बी रेशो सी हमें क्या दिया है 8/9। अब इसका सिंपल ट्रिक ये है, ये वाली साइड जो है ये खाली है, ये वाली साइड जो है ये भी खाली है। अब इस खाली साइड के साथ यहाँ पे कौन सा डिजिट नज़दीक है, तो इसके पास आता है 7, तो ये 7 हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे नज़दीक कौन सा है 8 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इंटू 8 48, 7 इंटू 8 56, 7 इंटू 9 63। ये हमारे पास रेशो आ गया। अगर ये आपस में करते हैं या कोई कॉमन है तो ये कर जाएंगे, वरना ये हमारे पास जो है वो रेशो आ गई है। ये इसका एक मेथड था, शॉर्टकट मेथड। इसका दूसरा मेथड भी ये है कि हम ए रेशो बी रेशो सी को कर लें 6/7 और 8/9। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दो को आपस में, फिर इन दो को आपस में। 6 8 48, 7 8 56, 7 9 63, वही वैल्यू आती है हमारे पास। ये दो तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, देख लें। इसी तरह अगर हमें दिया हो इस टाइप के क्वेश्चन कि सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर। इसका तो एक तरीका ये है कि जो हमें दिया है हम उसकी इक्वेशन बना लें। सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है x प्लस वाई, एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, इसका सम जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है, और इसका डिफरेंस जो है मतलब -x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब इसको हम सॉल्व कर लें, प्लस या माइनस कर लें, फिर x की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर y की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर आपस में उनका रेशो जो है वो फाइंड कर लें। एक तो ये है तरीका, ये थोड़ा लेंथी है। दूसरा ये कि इस टाइप क्वेश्चन में जहाँ पे हमारे पास सम भी दिया हो, दो नंबर का सम दिया हो, डिफरेंस दिया हो, तो इसका हमारे पास शॉर्ट ट्रिक ये है कि दोनों के सम और डिफरेंस को एक दफ़ा हम ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा डिवाइड कर लेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सम और डिफरेंस को ऐड करा तो यहाँ पे हमारे पास 44 आ गया। 44 इज इक्वल टू द, यहाँ पे आता है 36, यहाँ पे हमारे पास आता है 36। अब इसको हम कंप्लीट, जब ये डिवाइड हो सकते हैं 4 पे, तो यहाँ पे हम 4 पे डिवाइड करेंगे 11 इंटू 9, तो ये इनका रेशो आ गया आंसर। होपफुली आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें क्विकली रिवीजन की, जो हमने एसएसटी जनरल या एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का जो मैथ के पोर्शन के लिए जो हमने इम्पोर्टेंट जो 10 टॉपिक्स पिक किए हैं, उन 10 टॉपिक्स में हमने बेसिक ऑफ ज्योमेट्री जो होता है वो कर लिया। आज परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इसके साथ साथ ज़कात और प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन है परसेंटेजेस, वो आज कर लिए। अगर हम क्विकली समराइज़ करें आज के लेक्चर को, तो हमने सबसे पहले पढ़ा है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के कितने टाइप्स है, लाइक स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। होपफुली आपको मैथ की जो है वो समझ आ गई होगी। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो स्पेशली जो मैथ का जिनका बैकग्राउंड ना हो तो थोड़े पजल हो जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो मैं प्रैक्टिस के लिए भी इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे दूँगा, तो आप उन पे प्रैक्टिस कर लें। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में।